चलो आ जाओ सब लोग जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। चलो लिंक भेज रहा हूँ, फिर से मैं सेंड कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी से सबको सेंड कर दो। लिंक भेज रहा हूँ फिर से। कैमरा उल्टा लग गया था, लाइट नहीं जल रही थी, जरा सा इसको हिला डुला। तो आज की क्लास में हम लोग सेकंड क्लास और वेक्टर करेंगे, वेक्टर का सेकंड क्लास करेंगे आज की क्लास में। हाँ आगे वापस आ गए हैं। चलो फटाफट से शेयर करो सबको, सबको फटाफट से शेयर करो, सबको फटाफट से शेयर करो। सबको फटाफट से शेयर करो, जल्दी जल्दी से शेयर करो सबको। हाँ चेंज करके देखो इसका, दोनों का ये चेंज करके देखो, ये क्या बोलते हैं, यही कुछ फॉल्ट लगता है। चलो जल्दी जल्दी से शेयर करो, फटाफट से शेयर करो दोस्तों के बीच। आगे आगे वापस आ गए यार, अंधेरे में काला दिख रहा हूं मैं बिल्कुल। जला था, हाँ जल गया जल गया जल गया। अब देख लो अच्छे से। चलो फटाफट से शेयर कर दो बाबू, सबके बीच शेयर कर दो, शेयर कर दो जल्दी जल्दी से। आज का क्लास हम लोग वेक्टर से शुरू करने वाले हैं। सबको गुड इवनिंग। वेक्टर का ये सेकंड क्लास होगा। अगर आपने कल वाला क्लास कर लिया तभी इस क्लास को करें, अन्यथा क्लास मत करना वे, क्योंकि कल वाला क्लास इसको समझने के लिए जरूरी है। चलो जल्दी जल्दी से शेयर कर दो दोस्तों के बीच। सेकंड लिंक मैंने भेज दिया आपको, सेकंड लिंक मैंने भेज दिया है। हाँ सेकंड लिंक मैंने भेज दिया है, फटाफट से सबको शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। हाँ काला आ रहे हैं सर, कोई बात नहीं है। अरे इसमें साउथ इंडियन लग रहे होंगे तुम लोग को, कोई बात नहीं है। चलो जल्दी शेयर कर दो, आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं अपने लिंक पे। चलिए सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से। हाँ जो भी क्वेश्चन व्हाइट होना चाहिए। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन व्हाइट है कि नहीं है, ब्लैक है, देखते हैं क्वेश्चन का कलर क्या है। टेंशन मत लो, सब लोग सीख जाओगे। हम लोग आज देखेंगे, स्टार्ट लेंगे सदिश के प्रकार से, टाइप्स ऑफ वेक्टर से आज हम लोग काम करना शुरू करेंगे। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपक, बीएस, लव कुमार, दिलीप, सभी लोग को गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। प्रिंस, विकास, सभी लोग गुड इवनिंग। कुंदन, रोशन, सभी लोग को गुड इवनिंग। सौरभ, सब लोग को गुड इवनिंग। प्रिंस, इंदल, सब लोग को गुड इवनिंग। तो भाई हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के प्रकार से टाइप करेंगे। तो तुम बोलोगे सर वेक्टर का प्रकार, हाँ वेक्टर के बारे में कल लंबी चर्चा हमारे बीच हुई थी, और आज हम लोग वेक्टर का प्रकार देखने वाले। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, एकदम टू द पॉइंट एक एक बात को समझाऊंगा, जीरो से हीरो बनाने की ओर मैं आपको ले चलूंगा। उससे पहले आप फटाफट से शेयर कर दो जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम निकाल कर। उसके बाद हम लोग चलेंगे आज इसके प्रकार में, जीरो से लेकर लास्ट तक। साथ में हमने आपके लिए रखा है आज क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी, ये दोनों रखा है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज फर्स्ट और क्वेश्चन बैंक सब रिवाइज होगा। तो चलो हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर से शुरू करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए दिया है, बहुत ही आसान है, कुछ खास है नहीं। आगे चलते हैं। सबसे पहला जो है जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जो है ये क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। जल्दी चालू करो। अच्छा ठीक है सर, आप कब 12th पास किए थे? आई मीन यार लाल बहादुर शास्त्री पूछ रहे हैं। मैं बहुत पुराना हूँ यार, मेरे जमाने का कितना पेड़ सूख गया। चलो आ जाओ। तो जीरो वेक्टर क्या होता है इसकी बात करते हैं। जीरो वेक्टर नल वेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में शून्य सदिश बोलते हैं। शून्य सदिश कहने का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या प्रॉब्लम है कुछ? तो शून्य सदिश कहने का मतलब ये है कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है। तो सबसे पहली बात तो इसमें हो गई कि आप ये कह सकते हो कि जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका परिमाण जीरो है, उसको हम लोग बोलते हैं शून्य सदिश। जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको हम लोग शून्य सदिश बोलते हैं। आपसे कोई पूछेगा शून्य सदिश क्या होता है, तो सीधा जवाब दोगे कि जिस वेक्टर का जो परिमाण है जो जीरो, जिसका परिमाण जीरो हो जाएगा, जिसका परिमाण शून्य हो जाएगा, उसको शून्य सदिश बोलेंगे। एकदम सिंपल है। और इसका मतलब ये हुआ कि जहां से यह स्टार्ट हुआ था वहीं से खत्म हो गया, जहां से यह स्टार्ट हुआ था वहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका इनिशियल पॉइंट है यहीं से यह स्टार्ट हुआ, तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, आरंभ बिंदु हो गया, और यहीं पे इसका अंत हो गया, तो ये इसका अंत बिंदु भी यही हो गया। तो शून्य सदिश की सबसे खास बात जो होगी कि इसका जो इनिशियल पॉइंट होगा और टर्मिनल पॉइंट होगा दोनों सेम होगा। पहली बात तो मैंने क्या बोला कि शून्य सदिश का परिमाण 0 होगा, और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि इसका जो आरंभ बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, और टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होगा। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट एक ही होगा, इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम, अर्थात इसका आरंभ बिंदु और अंत बिंदु एक ही होगा। जो इसका आरंभ बिंदु होगा वही इसका अंत बिंदु होगा, आरंभ बिंदु अंत बिंदु समान होगा। इसकी जो दिशा है समान होंगे, इससे अच्छा ही रहेगा, एक ही होंगे, और आरंभ बिंदु और अंत बिंदु जो है एक ही होंगे। इसकी जो दिशा है, इसकी जो दिशा है आज तक निर्धारित नहीं की जा सकी है, तो इसकी दिशा के बारे में कोई निर्धारण नहीं हुआ है। इसका दिशा अनिर्धारित है, अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। कुछ कह रहे हो नितेश? नहीं है। तो ये हमारा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर हो गया। तो जीरो वेक्टर नल वेक्टर के बारे में क्या क्या हम बता, भी उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, एकदम रट जाओगे यार, कहीं दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है, सिंपल बात बताए, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है, जिसका मापांक 0 है, जिसका परिमाण 0 है, उसे हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। जैसा नाम वैसा काम, 0 तो 0 बस हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि इसका आरंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों एक ही होता है, मतलब ऐसा होगा ये जहां से शुरू वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग उदाहरण के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर, ए से शुरू और ए पर खत्म, बी वेक्टर, और मैं लिख सकता हूँ सी वेक्टर, और मैं लिख सकता हूँ पी वेक्टर। तो इस तरह के जितने भी वेक्टर होंगे ना, परीक्षा में अगर पूछ दिया तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर कहते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं। कारण जहां से शुरू वहीं से खत्म, वो वाला सॉन्ग सुना है ना, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, वही बात बोल रहा है। इसका आरंभ बिंदु और अंत बिंदु दोनों एक ही रहेगा, जहां से इसका स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म भी हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर, क्योंकि स्टार्ट हुआ फिर खत्म हो गया तो उसकी लंबाई तो बढ़ी नहीं, तो नल वेक्टर। इसकी जो दिशा है अनिर्धारित है, यानी निर्धारित नहीं है इसकी दिशा। इसकी दिशा का निर्धारण आज तक किया नहीं जा सका है, क्योंकि इसका परिमाण जो है 0 है, इस वजह से इसकी दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सका है। पहली बात, इसका मैग्नीट्यूड 0, परिमाण 0, मात्रा 0, मॉड 0, जो कह लो, ये सब इसका 0 ही है। इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट सेम, आदि बिंदु अंत बिंदु समान, इनिशियल फाइनल सब समान, दिशा निर्धारित नहीं है, अनिर्धारित। उदाहरण में मैंने ये सब दे दिया है, ये सब के सारे वेक्टर जो है ये नल वेक्टर के उदाहरण है। तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो भाई एक बात बताओ, मैं 4 एग्जांपल देता हूँ। पहला मैं देता हूँ ए बी वेक्टर, चौथा मैं देता हूँ आई वेक्टर, तीसरा मैं देता हूँ आई कैफ है, ए वेक्टर, और चौथा मैं देता हूँ नन ऑफ दीज। बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, कौन इसमें से नल वेक्टर है, कौन नल वेक्टर है, कौन शून्य सदिश है? सभी भाई कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, इनमें से कौन जो है नल वेक्टर है, कौन शून्य सदिश है, सभी भाई जवाब देंगे। इसमें शून्य सदिश कौन सा है? हाँ, सी जो है इसमें नल वेक्टर का उदाहरण है। इसमें सी जो है नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर, सी नल वेक्टर है। चलो, ये जो है हमारा नल वेक्टर है, सी जो है नल वेक्टर, बहुत अच्छा। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि जो नल वेक्टर होता है वो ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, उसको हम लोग नल वेक्टर कहते हैं। नल वेक्टर के बारे में दूसरी बात हमने आपसे कही कि जो नल वेक्टर है ना, वो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म हो जाता है, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? नल वेक्टर कहलाता है। चलो आगे चलो, यहां से एक काम करो बाबू, फटाफट से शेयर कर दो। देखो 161 बच्चा जुड़ा हुआ है, मात्र 60 लाइक 66 लाइक है। तो पहले तो 1 मिनट का टाइम निकाल के अपने बड़ा ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करो। हम लोग 165 तक पहुंचे हैं, इसको फास्ट 200 पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजो, सब लोग को सीखने का मौका दो।
तो नल वेक्टर हमारा यही था। नल वेक्टर के बाद हम आगे चलने वाले हैं। आशा करते हैं नल वेक्टर समझाने में आपको कामयाब रहा हूं। नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। नल वेक्टर जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है, अर्थात नल वेक्टर का इनिशियल टर्मिनल दोनों सेम होता है, अर्थात नल वेक्टर का स्टार्ट आरंभ बिंदु अंत बिंदु दोनों एक होता है, अर्थात नल वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों एक होता है। नल वेक्टर की दिशा अभी तक निर्धारित नहीं की जा सकी है। क्लियर है? अब यहां से आगे चलने का टाइम आ गया है। अगला वेक्टर कौन सा होता है? वेक्टर में हम आगे चले तो इससे पहले मैंने कहा था कि कल वाला क्लास आपको करना जरूरी है। कल हमने वेक्टर के बारे में बताया था और आज हम लोग टाइप के बारे में देख रहे हैं, वेक्टर के टाइप्स देख रहे हैं। तो चलो यहां से आगे चलते हैं फटाफट से। अगला जो सवाल हमारा आने वाला है, यूनिट वेक्टर अगला कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं मात्रक सदिश बोलते हैं या इकाई सदिश बोलते हैं। एक मिनट यार, बंद किस हो गया, व्हाइट बोर्ड खुला हुआ था। हाँ, यूनिट वेक्टर को हम लोग बोलते हैं मात्रक सदिश बोलते हैं या इकाई सदिश इसको बोलते हैं। यूनिट वेक्टर को मात्रक सदिश या इकाई सदिश भी कहा जाता है। तो तुम बोलोगे सर यूनिट वेक्टर होता क्या? कुछ खास नहीं होता है, सिंपल ही होता है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण एक हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है एक हो, उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। जिसका परिमाण एक होगा, जिसकी लंबाई एक होगी, उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि हम लोग जो मैथ में वेक्टर पढ़ रहे हैं वो हमको पढ़ने के लिए दिया है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब ये हुआ, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब ये हुआ, हिंदी में कहते हैं इसको दिष्ट रेखाखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? दिष्ट रेखाखंड, यानी दिशा युक्त रेखाखंड। तो जब ये दिष्ट रेखाखंड है तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो दिष्ट के वजह से, दिशा के वजह से दिशा इसमें है, और दूसरी बात जब रेखाखंड है तो इसमें लंबाई तो होगी। तो इसकी जो लंबाई होती है ना, इसी को इसका परिमाण कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। तो जिसकी लंबाई 1 होगी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिस वेक्टर की लंबाई 1 होगी, जिसका परिमाण 1 होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। परिमाण 1 वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। हिंदी में हम लोग बोलते हैं इकाई सदिश बोलते हैं, या मात्रक सदिश बोलते हैं, या एकांक सदिश बोलते हैं। जिन बच्चों का पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी पढ़ा देंगे आज हम। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, लेकिन यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका परिमाण 1 होता है। तो कोई भी आपसे पूछे यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, तो सीधा जवाब देंगे जिस वेक्टर का परिमाण 1 होगा उसको यूनिट वेक्टर कहा जाएगा, एकांक सदिश कहा जाएगा, जिसका परिमाण 1 होगा। क्लियर है? तो अब मैं आपको कुछ और बातें इसके बारे में बता देता हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलेंगे। बातचीत नहीं बाबू। तो देखो मैं तुमको बताता हूं, ये हमारा x है, ये हमारा y है, और ये हमारा z है। अब ये हमारा मूल बिंदु ऑरिजिन हो गया। अब इसके दिशा में अगर हम एक इकाई का कट बनाते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है। अगर हम x के दिशा में जाते हैं तो x के दिशा में जो इकाई वेक्टर होता है इसको आई कैप कहा जाता है। इसकी लंबाई 1 है, इस वजह से इकाई वेक्टर है, इसका नाम है आई कैप। y की दिशा में अगर हम एक इकाई का वेक्टर बनाते हैं, कल भी बात हुई थी इस पे, इसको जे कैप कहा जाता है। और अगर z के दिशा में एक इकाई का वेक्टर बनाते हैं तो इसको कहा जाता है k कैप कहा जाता है। x के दिशा में i कैप, y के दिशा में j कैप, और z के दिशा में k कैप। इसको याद रखना है। x के दिशा में जो इकाई वेक्टर होता है i कैप होता है, y के दिशा में जो इकाई वेक्टर होता है j कैप होता है, और z के दिशा में जो इकाई वेक्टर होता है k कैप होता है। जैसे x के दिशा में तो देखो i कैप, y के दिशा में j कैप, और z के दिशा में k कैप। आपको याद हो जाएगा, इसलिए याद हो जाएगा कि देखो जैसे x y z है ना, वैसे i j और k है। अब z वाला जो है वो इधर की ओर नहीं जा सकता, वो सामने की ओर रहता है। किस तरफ रहता है? वो सामने की तरफ रहता है। और x वाला जो हमारा वो इस तरफ जाता है, और y वाला ऊपर की ओर जाता है। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि अगर मैं ये मान लेता हूं कि इसका परिमाण 1 इकाई है, अगर मैं ये मान लेता हूं कि इसका परिमाण 1 इकाई है,
तो आप ये बताओ कि आई कैफ है कि जे कैफ है कि के कैफ है, कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। एक्स की दिशा में आई कैफ, वाई की दिशा में जे कैफ और जेड की दिशा में के कैफ। पहले आप इसका दिशा पता लगाओ। सब लोग जानता है कि किसके दिशा में है, एक्स का दिशा किधर होता है, वाई का दिशा किधर होता है। बचपन से पढ़ो एक्स का दिशा उस तरफ जाता है, वाई का दिशा ऊपर की ओर, और जेड का जो दिशा होता है वो सामने की ओर आता है, एकदम बिल्कुल सामने की ओर जो रहेगा वो जेड रहेगा। आप बताओ ये हमारा कौन सा वेक्टर है? ये हमारा जे कैप वेक्टर है। वेरी गुड, ये हमारा जे कैप वेक्टर है, ये हमारा जे कैप वेक्टर है। और एक बात बताओ, अगर ये कलम की लंबाई में बोलूं 1 इकाई की है तो ये कौन सा वेक्टर है? अगर ये कलम की लंबाई 1 इकाई हो जाए तो ये कौन सा वेक्टर है? दिशा आप देख लो अच्छे से, कौन सा वेक्टर है यदि कलम की लंबाई 1 इकाई हो जाए? हाँ, ये हमारा के कैफ हो जाएगा, के कैफ हो जाएगा। तो बच्चों 3 यूनिट वेक्टर जो है इसको आप हमेशा याद रखना, ये तीनों का तीनों कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। तीनों का तीनों कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम कैप लगा के विशेष रूप से सम्मानित करके समझते हैं। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है तीनों का तीनों। हिंदी में कहा जाए तो एकांक सदिश है या मात्रक सदिश है या फिर इकाई सदिश है। तो एक ये जो हमारा एक्स, ये जो आई कैफ है वो एक्स की दिशा में चलता है, जो जे कैफ है वो वाई की दिशा में चलता है, और जो के कैफ है वो जेड की दिशा में चलता है। क्लियर हो गया? इसको याद रखना, इसको एकदम याद रखना। अरे देखो, यदि ए एक इकाई वेक्टर हो, यदि ए एक वेक्टर, ए एक इकाई वेक्टर हो, इकाई वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर हो, सारी बातों को डिटेल से समझो। आज के बाद इस पे बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे, आज अच्छे से समझ लो। तो इसे ए कैप से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ए कैप से सूचित किया जाता है। इकाई वेक्टर को बताने का सबसे अच्छा तरीका है ये, इकाई वेक्टर को ए कैप से सूचित करते, थोड़ा विशेष होता है। देखते हो ना, गांव में इकलौता जो होता है वो विशेष होता है, उसको विशेष, उसको प्रिंस राजकुमार का दर्जा दिया जाता है, उसके माथा पे टोपी लगा दिया जाता है, सूचित किया जाता है। ऐसे तो सभी बच्चे माता पिता को प्रिय होते हैं, लेकिन जो इकलौता होता है ना थोड़ा विशेष प्रिय होता है, मालूम है कि नहीं है? तो उसको हम विशेष मानते हैं, उसके ऊपर कैप लगा के बताया जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर ए हमारा एक इकाई वेक्टर है जिसको ए कैप कहेंगे, उसी प्रकार मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि यदि बी इकाई वेक्टर हो तो उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? यदि बी इकाई वेक्टर हो, बी हमारा यूनिट वेक्टर हो, इकाई वेक्टर हो, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? बी यूनिट वेक्टर हो तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? बी को हम लोग कैसे लिखेंगे? बताओ, कमेंट बॉक्स में जवाब दो। क्या लिखोगे बी को, जल्दी से बताओ। कल क्लास ओपन है। चलिए, कुछ पूछा हमने आपसे, जल्दी। बी कैप लिखा जाएगा, मेस्योल। चलिए, बी कैप लिखा जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है संभवतः उसको हम लोग आगे चल के कैप लगा के ही लिखेंगे, लेकिन बिहार बोर्ड क्या किया है, वो आई जे और के ऊपर से कैप हटा दिया है, लेकिन लिखना चाहिए आई कैप, जे कैप, के कैप। इसको बी इकाई वेक्टर है तो हम लोग बी को कैसे लिखेंगे? बी को हम लोग बी कैप लिखेंगे, बी को बी कैप से सूचित करेंगे, इकाई वेक्टर। तीसरी बात, अब मैं ये कहता हूं ए के दिशा में इकाई वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए की दिशा में इकाई वेक्टर कैसे निकालेंगे? यानी ए कैप हम लोग कैसे निकालेंगे? यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए की दिशा में इकाई वेक्टर, ए की दिशा में यूनिट वेक्टर, इसको ऐसे लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए की दिशा में इकाई वेक्टर ए क्या कैसे निकाला जाएगा इसको? तो मैं कहता हूं, चलो मैं ये नहीं जानता क्या है नहीं है यार, मैं एक बात बताता हूं। जैसे मैं देखो एक वेक्टर बनाता हूं और आप देख सकते हो कि इसी को मान लो हमारा ए है, इसी को मान लो क्या है ए, समझाने की कोशिश करता हूं। अब इसका तुम देख रहे हो परिमाण जो है वो 3 इकाई का है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो 3 इकाई का है। अब कोई बोले इसके दिशा में इकाई वेक्टर निकालो, तो देखो क्या करना चाहिए, इकाई वेक्टर निकालना है इसी के दिशा में, इसी के दिशा में निकालना है।
और 1 यूनिट का होना चाहिए। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम एक कैसे बनाएंगे, इसका 3 मैग्नीट्यूड है, उसको एक कैसे बनाएंगे। तो एक बनाने के लिए हमें 3 से भाग देना पड़ेगा, यानी कहने का मतलब ये कि वेक्टर ए में उसके मॉड से भाग दोगे तो इकाई वेक्टर जो है वो मिल जाएगा। अभी देखो इसका मैग्नीट्यूड, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया, उदाहरण लिया, उस उदाहरण के हिसाब से जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना देख रहे हैं, 3 है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें इकाई वेक्टर की आवश्यकता है, तो इस 3 को इकाई कैसे बनाएंगे, तो 3 से भाग देंगे। तो अगर इसमें 3 से भाग दोगे तो 3 क्या है, 3 तो इसका मैग्नीट्यूड है, यानी जिसके दिशा में इकाई वेक्टर निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो तो रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। ये आ जाएगा a बटा मॉड ए, वेक्टर ए बटा मॉड ए। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, जब इसका मैग्नीट्यूड से भाग दे दोगे, 3 से भाग दे दोगे तो 3 3 कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये 3 नहीं बल्कि हमारा यूनिट वेक्टर में चेंज हो जाएगा। तो इसको प्लीज याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और इससे सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, 22 में भी इससे सवाल आया है। तो जिसके दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए कहेगा उसमें उसके मॉड से भाग दे देना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर कोई बोलेगा बी के दिशा में इकाई वेक्टर निकालो तो बी बटा मॉड बी, अगर कोई बोलेगा पी के दिशा में इकाई वेक्टर निकालो तो वेक्टर पी बटा मॉड पी। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड है, एक इसका डायरेक्शन है, यानी एक इसका परिमाण है और दूसरा दिशा है। हमसे बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर निकालो, इकाई वेक्टर निकालो। तो इकाई वेक्टर निकालने के लिए जो है परिमाण क्या होना चाहिए, इकाई वेक्टर का परिमाण 1 होता है। तो हम परिमाण को 1 कैसे बनाएंगे, तो हम क्या एक काम करते हैं, परिमाण से भाग दे देते हैं, तो परिमाण से परिमाण कट जाएगा, कटने के बाद वो अपने आप 1 हो जाएगा। तो ए की दिशा में इकाई वेक्टर जो होगा ए बटा मॉड ए। कभी भी किसी वेक्टर की दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए कहेगा उसके मॉड से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। सिंपल है यार, एकदम सिंपल है। मैंने कहा इसका मॉड अगर 10 है तो 10 से भाग दे दोगे, इसके मॉड से भाग दे दोगे तो 10 10 कट के 1 ही ना दे देगा, तो इकाई वेक्टर मिल जाएगा। हमसे पूछ भी तो यही रहा है, इकाई वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए की दिशा में इकाई वेक्टर, तो ए में उसके मॉड से भाग दे देना है। जिस वेक्टर की दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए कहेगा उसके परिमाण से भाग दे दीजिए। इतना हम लोग को इकाई वेक्टर के अंदर पढ़ने के लिए दिया था। इकाई वेक्टर का मॉड 1 होता है, तो चलते चलते आप ये भी देख लो, इसका भी मॉड निकालेंगे तो 1 होगा, क्योंकि इकाई वेक्टर है। किसके दिशा में, जरा बात करना यार, किसके दिशा में इकाई वेक्टर है, बताना तो, किसके दिशा में इकाई वेक्टर है। सोनू गेमर्स, लव यू सर, लव यू लव लव यू। किसके दिशा में इकाई वेक्टर है, ये किसके दिशा में इकाई वेक्टर है, जरा बताओ तो। चलिए आइए, चलिए ग्राफ का वीडियो कब लाएंगे। ग्राफ का इसे पिछले ईयर का दिया हुआ, इस साल का तो अभी नहीं लाया हूं, लास्ट में लाता हूं। नंदन सिन्हा, सर आप जी बहुत मस्त, सर जी आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, बस रेगुलर क्लास लीजिएगा। अभी तो क्लास रेगुलर ही लगा रहा हूं। कन्हैया एजुकेशन पॉइंट, सर आप साइड हुए तब तक ये स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। हाँ चलो आगे चलो। हो गया ना। तो चूंकि इकाई वेक्टर है तो इसका मॉड भी क्या होगा, इकाई वेक्टर का मॉड क्या होता है, 1 होता है। इकाई वेक्टर का जो मॉड होता है 1 होता है। चलो आ जाओ। उसी प्रकार जे कैप का भी कोई मॉड पूछेगा तो 1 होगा, और के कैप का कोई मॉड पूछेगा तो ये भी 1 होगा। स्क्रीनशॉट अब ले लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, पहले से ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे थे, अब स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो आ जाओ, चलो। राजेश कुमार, आप कहाँ से पढ़ाते हो सर। बिहार से पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम रवि तेजा, साइलेंट बॉस। हाँ रवि बोलो, वेलकम। यहां से आगे चलो। ये हो गया ना, जिस वेक्टर की दिशा में इकाई वेक्टर निकालना हो उसके मॉड से भाग दे दो, कहानी खत्म है। आप लोग यार, आप लोग को बोल रहा हूँ थोड़ा शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा मेरा हौसला बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ, ताकि मैं और ताकत के साथ आपके साथ लगा रहूं। मैक्सिमम शेयर करो, शेयर करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। एक बात और, ये हमारा अगला टॉपिक आ गया, क्वेश्चन पूछा हुआ 18 का पूछा हुआ, इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आगे चलने से पहले जो भी बच्चा चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
क्लास में कभी कभी लेट हो जाती है तो कोई बात नहीं है यार, इसके पहले इसमें क्लास चल रहा था, एक और सब्जेक्ट का क्लास चल रहा था, तो कभी कभी लेट हो जाती है तो कोई बात नहीं है, मैं आपका क्लास लगातार ही रखूंगा, प्रतिदिन क्लास रहेगा। तो आप कंटिन्यू बने रहना, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। इसमें मैंने सोचा कि क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा और एनसीईआरटी करवा दूंगा, दो चीज वेक्टर का मैं करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन बैंक चल ही रहा है, एनसीईआरटी भी शुरू हो जाएगा इसका जल्दी। पहले क्वेश्चन समझ लोगे, कॉन्सेप्ट समझ लोगे, उसके बाद कह रहा है कि मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो कह रहा है ए की दिशा में संगत इकाई सदिश निकालो। हाँ वही तो बोल रहा है, ए की दिशा में इकाई सदिश निकालने के लिए कह रहा है। ए का मान दिया हुआ है बाबू, ए का मान दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। अब ए के दिशा में इकाई सदिश निकालना है तो क्या बोले, जिसके दिशा में इकाई सदिश निकालने के लिए कहेगा उसके मॉड से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो पहले इसका मॉड निकाल लेता हूं। मॉड कैसे निकलता है, कल पढ़ाए थे। आई के पहले जो उसका स्क्वायर, फिर जे के पहले जो उसका स्क्वायर, फिर के पहले जो उसका स्क्वायर, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 1 का स्क्वायर, इसके पहले कुछ नहीं तो 1 1 का स्क्वायर, इसके पहले 2 तो 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √6 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है ए की दिशा में, ए के संगत, ए की दिशा में इकाई सदिश। ठीक है, ए की दिशा में संगत इकाई सदिश, ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। ए की दिशा में इकाई सदिश बोल रहा है, ए की दिशा में यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। आपका दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखवाया आपने, आप ही बोले थे कि सर दोनों भाषा में क्वेश्चन चाहिए, जितना कहोगे उतना मैं कर दूंगा, बस तुम लोग बढ़िया नंबर लाने के लिए तैयार हो। कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर की दिशा में जो इकाई वेक्टर होता है वो कैसे निकाला जाता है, तो उस वेक्टर में उसके मॉड से भाग दिया जाता है। क्या होता है, ए की दिशा में इकाई वेक्टर क्या होता है, याद है ना आपको, एक सेकंड यार पेन गिर गया। ए की दिशा में इकाई वेक्टर क्या होता है, ए अपॉन मॉड ए। तो ए का जो मान है वो क्या है, ए का मान देखो मेरे पास ये वाला है, ए का मान, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k या और डिवाइडेड बाई बटा मॉड ए। मॉड ए का मान क्या है, √6 इसका मान है। आप इसमें से चुनकर बताओ कि कौन सा जवाब होगा। बी, बी आपके जवाब आ रहे हैं, चुनकर बताओ इसमें जवाब आपका कौन सा होगा, इसमें कौन सा आपका सही जवाब है। हाँ बी, बी जो है करेक्ट आंसर, बी जो है राइट चॉइस, बी जो है सही आंसर है। राहुल, कन्हैया, कुंदन, पिंटू, शत्रुघ्न, बी, बी, एक बी है, दो बी नहीं है यार, साइलेंट बॉक्स बहुत सारा बी, अरे एक ही बी इसमें है। चलो आ जाओ। तो भाई ये हमारा बन गया। 18 का सवाल माना जाता है कि हार्ड है, लेकिन वैसा कुछ हार्ड दिख नहीं रहा है, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। यह 18 में आया हुआ सवाल है। चलो बहुत ही अच्छा, आपने बना दिया। एक और बनाने दे रहा हूं, उसमें आपके भाई की ओर से कोई मदद आपको मिलने वाली नहीं है, वो सवाल खुद करना है, और वो सवाल 2022 का आया हुआ सवाल है। देखो बनाते हो कि नहीं बनाते हो, इससे अक्सर सवाल आया करते हैं। चलो चलते हैं, आइए। करा आई प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश है, 22 का सवाल है, बनाइए आप लोग कैसे बनेगा। 22 का सवाल है, 22 का सवाल है ये। हाँ चलिए बनाइएगा आप लोग, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा। किम जोंग बोल रहे आपके लिए कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, सब कुछ इजी, आपके लिए भी इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस का कमाल है सब। ग्राफ का लिंक भेज दीजिएगा, ग्राफ का लिंक टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, ऐसे एलपी का डाला हुआ है क्लास, मैं लिंक भेज दूंगा आप लोग को, एक बार और मैं भेज दूंगा। कल क्लास है, बिल्कुल कल भी क्लास है, इसका जवाब दीजिए, जवाब पूछ रहा हूं आपसे, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए सब लोग। सब लोग जवाब देंगे इसका। करा आई प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश है, आई प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश है, क्या होगा आई प्लस जे की दिशा में इकाई सदिश। तो आई प्लस जे की दिशा में जो इकाई सदिश होगा, तो सबसे पहले तो हम क्या बोले, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट, इसका नाम देते हैं ए बराबर हमने बनाया आई प्लस जे। बोले ना बिहार बोर्ड ऑफ वेक्टर में कैप नहीं लगाता है, कोई बात नहीं है। इसका मॉड निकाल लो, इसका मॉड आएगा, मॉड कितना आएगा, इसके पहले जो है उसका स्क्वायर और जो इसके पहले उसका स्क्वायर, कितना आ गया इसका मॉड, इसका मॉड आ गया √2, इसका जो मॉड आ गया कितना आ गया √2। अब इसके दिशा में इकाई सदिश निकालना है, तो जिसके दिशा में इकाई सदिश निकालना उसके मॉड से भाग दे दो,
तो रिक्वायर्ड वेक्टर, जो वेक्टर हमको चाहिए वो वेक्टर जो मिलेगा कितना मिलेगा, i प्लस जे, और बटा में क्या आ जाएगा, √2। क्या बोले थे, जिसमें आपको निकालना हो, जिसकी दिशा में इकाई वेक्टर निकालना हो उसके मॉड से क्या करना है, भाग दे देना है। समझ गए ना। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए जिनका भी जवाब बिल्कुल सही है। तो आप देख रहे हो कि जो मैं बता रहा हूं उससे सवाल कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, चाहे कल का क्लास हो या आज का क्लास हो, सवाल तो उससे आ ही रहा है। तो आपको चाहिए कि आप कंप्लीट कर लो क्लास को, 2-2 बार देखो, 3-3 बार देखो, कंप्लीट बिल्कुल हो जाना चाहिए। और आपने जिन बच्चों ने जवाब ए दिए थे उन तमाम बच्चों के जवाब सही हैं। तो चले यहां से आगे चलते हैं। यहां से आगे नेक्स्ट, किसी तल पर लंब इकाई सदिशों की संख्या है, 2021 में आया हुआ है, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। एक तल ले लो, एक तल ले लो, एक प्लेन ले लो, एक पेपर ले लो। अब तुम सिंपली बताओ कि उस पे कितना इकाई वेक्टर लंब हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन बैंक है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा, एक प्लेन है, तल है। अब मान लेते हैं एक इकाई का वेक्टर है, तो ऐसे ऐसे कितने वेक्टर हैं जो इस पे लंब हो सकते हैं, ऐसे ऐसे कितने वेक्टर इस पे लंब हो सकते हैं, आप बताओ कितने वेक्टर लंब हो सकते हैं। आई थिंक एक से तो ज्यादा भी हो सकता है यार, 2 भी हो सकता है, मैं 2 रख दूं तो 3 भी हो सकता है। ये सब नहीं होगा, सही उत्तर होगा अनंत वेक्टर होंगे जो इस पे लंब हो सकते हैं। बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो इस पे लंब होंगे। तो जो सही ऑप्शन है डी, डी इज द राइट आंसर, डी जो है करेक्ट चॉइस है आपका, डी। ये किस में सवाल आया हुआ था, तो इकाई वेक्टर से ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, सब्जेक्टिव वाला भी जो आया है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल ये 3 सवाल जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव में इकाई वेक्टर से आया था। तो चलते हैं, यहां से आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट एक और है यार, एक और सवाल पूछा है, 21 में एक और सवाल पूछा है। कहता है ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड 2 दिया हुआ है। कहता लैम्डा ए एक इकाई वेक्टर है, लैम्डा एक यूनिट वेक्टर, तो लैम्डा का मान इसके बारे में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लैम्डा ए जो है यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। हमने नहीं कहा, ये सवाल में दिया हुआ कि लैम्डा ए जो है यूनिट वेक्टर इकाई सदिश है। तो कह रहा लैम्डा का मान क्या होगा। अगर ये इकाई वेक्टर है तो ज्यादा तो पता नहीं, बट मेरे हिसाब से लैम्डा ए की जो वैल्यू होगी ये 1 तो पक्का होगी इसके मॉड की वैल्यू, क्योंकि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका जो परिमाण होगा, इसका जो परिमाण होगा, जो इसका मॉड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अलग अलग कर दो तो मॉड लैम्डा मॉड ए, और ये हमारा आ जाएगा 1। और आप जानते हो कि यहां से मॉड ए का मान हमें ऊपर में ही दे दिया है, ऊपर में दे दिया इसका मान 2 बराबर 1। यहां से मॉड लैम्डा का मान निकाल लेंगे, मॉड लैम्डा का मान निकाल लेंगे तो गुना से उधर जाके भाग में बदलेगा 1/2, और लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस हाफ डालोगे तब भी हाफ आ जाएगा, और माइनस हाफ डालोगे तब भी हाफ आ जाएगा। दोनों आंसर हो सकता है, प्लस हाफ डालोगे तब भी हाफ, माइनस हाफ डालोगे वो भी मॉड के कारण प्लस ही हो जाता है, माइनस वाला भी डालोगे तब भी सही है क्योंकि प्लस हो जाएगा। तो आपका दोनों में से कोई भी उत्तर हो सकता है। तो आप देखो कौन सा आंसर इसमें है, आपका बी जो है सही आंसर है। बी को आप मार्क कर सकते हो, बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए की जो लंबाई है 2 है, और लैम्डा ए एक इकाई वेक्टर है। लैम्डा ए जो है ना वो इकाई वेक्टर है। तो अगर लैम्डा ए जो है इकाई वेक्टर है तो इसका जो मॉड होगा वो कितना होगा, ये तो मॉड तो 1 हो जाएगा। अलग अलग लिखो तो लैम्डा का मॉड मॉड ए तो 1 हो गया। तो लैम्डा का जो मॉड है वो लैम्डा का मॉड तो मालूम नहीं है, लेकिन ए का मॉड तो दिया हुआ है, कितना है 2 बराबर 1। यहां से लैम्डा का मॉड निकल जाएगा, और लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा का मान, तो लैम्डा का मान हाफ डालोगे तब भी हाफ आएगा, और -1/2 डालोगे तब भी हाफ आएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ऑप्शन कौन सा होगा, बी आ चुका है। आपका जवाब आ चुका है, बहुत अच्छा, आपका जवाब जो है आ चुका है। हाँ, यहां से आगे चलते हैं। राहुल कल 10 से 11 क्लास रहेगा, हाँ रहेगा राहुल, 10 से 11 कल क्लास रहेगा, कल सारे क्लास रहेंगे एक्सेप्ट रिवीजन, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो यहां से आगे चलते हैं। अगला है कोइनिशियल वेक्टर।
तो यूनिट वेक्टर मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से क्लास को देखो, उसके बाद भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हमसे पूछो, हम मैं उसे बता दूंगा। क्लास में बाहर भी आके पूछ सकते हो, मैं उसको भी बता दूंगा। अब आगे शुरुआत होती है को इनिशियल वेक्टर की। सवाल है को इनिशियल वेक्टर कैसे वेक्टर्स होते हैं? तो जहां को लग गया ना, मतलब साथ साथ आने वाला जो होता है वो को कहलाता है। जैसे को एजुकेशन, सह शिक्षा, तो यहाँ पे को इनिशियल, तो सह इनिशियल, इनिशियल पॉइंट एक ही होगा जिसका, वैसे सदिश को बोलेंगे सह आदिम सदिश। तो आदिम, आदिम मानव सुना है कि नहीं सुना है? वहीं से बना गया है, आदिम बन गया है। इसका मतलब होता है स्टार्ट वाला, एक ही जगह से स्टार्ट होने वाला जो सदिश है, सह आदिम सदिश कहलाता है। तो चलो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर डी है। इसमें खास बात तो मैं देख ही रहा हूं कि चारों का चारों सदिश जो है, चारों का चारों वेक्टर जो है एक ही बिंदु से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे ए बी सी और डी जो है ये कोलिनियर, को इनिशियल वेक्टर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर वैसे वेक्टर होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, सेम इनिशियल पॉइंट, सेम इनिशियल पॉइंट जिनका होता है उसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे इसी को हिंदी में बोलते हैं एक ही आरंभ बिंदु, जिनके आरंभ बिंदु समान हो उनको हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। तो चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, बी वेक्टर है, और ये हमारा सी वेक्टर है। इसमें कौन कौन से वेक्टर को इनिशियल है, जवाब आपके कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। कौन कौन से वेक्टर को इनिशियल है, जवाब आपके कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। कौन कौन सा वेक्टर एक ही बिंदु से शुरू हुआ है, आप हमें ये बताओ, इसमें कौन कौन सा को इनिशियल है। हाँ, कौन कौन सा को इनिशियल वेक्टर है इसमें, ये बताओ हमें, कौन कौन सा को इनिशियल वेक्टर है। ए और बी एक बच्चा बोल रहा है, देख बाबू, ए तो यहां से शुरू हुआ और बी तो यहां से शुरू हुआ, तो किस हिसाब से बोलोगे तुम ए और बी को इनिशियल है? देखो बी वहां से शुरू होकर इधर जा रहा है, ए यहां से शुरू होकर आगे की ओर जा रहा है, तो कैसे तुम बोलोगे कि ए और बी को इनिशियल है? ये गलत बात है। कौन कौन को इनिशियल है जवाब दोगे? कन्हैया बोल रहे हैं ए बी सी। नहीं, ए और बी तो कोई इनिशियल है ही नहीं। हाँ, बी और सी का स्टार्ट बिंदु एक ही है, इसका उत्तर हो जाएगा बी और सी जो है, बी और सी को इनिशियल है, बी और सी जो है को इनिशियल है। इनके आरंभ बिंदु एक ही हैं, एक ही जगह से वो स्टार्ट हुए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, बी और सी जो है, हाँ बी और सी, बी और सी जो है वो एक ही इनिशियल पॉइंट। शिवम, सुधीर, राहुल सभी का जवाब सही आ रहा है। चलिए, तो कोइनिशियल वेक्टर हो गया हमारा। कोइनिशियल वेक्टर वैसे वेक्टर जिनका आरंभ बिंदु एक ही हो, कोइनिशियल वेक्टर्स कहे जाते हैं। चलिए बढ़िया आगे। इक्वल वेक्टर्स, हाँ समान सदिश, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इक्वल वेक्टर या समान सदिश। तुम बोलोगे सर इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही दिशा में समान लंबाई के होते हैं, उनको इक्वल वेक्टर कहा जाता है। एक ही दिशा में हो और लंबाई समान है। इसको मैं लिख देता हूं, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो और समान लंबाई का हो, समान लंबाई का हो। ये हिंदी में लिखा है। अंग्रेजी में भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। कुछ बच्चे इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, थोड़ा बहुत लिख देता हूं। एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम होगा, एंड समान लंबाई, इक्वल मैग्नीट्यूड, लंबाई समान हो, इक्वल मैग्नीट्यूड। इसको थोड़ा सा मैंने देहाती में लिखा है बच्चों, अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी में लिखूंगा ना तो समान परिमाण लिखूंगा, लेकिन वेक्टर की जो लंबाई है वो उसका परिमाण है इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वेक्टर, ये जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें लंबाई के अलावा होता है कुछ नहीं। तो समान परिमाण के हो और एक ही दिशा में हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? समान सदिश बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अब तुम मुझे जवाब दोगे ए और बी जो है ये हमारे इक्वल वेक्टर है या नहीं है? आप ये बताओगे कि ए और बी इक्वल वेक्टर है या नहीं है। कड़ा एक ही दिशा में हो और समान लंबाई के हो। जरा देखो, लंबाई तो समान लग रहा है, लेकिन बताओ दोनों एक ही वेक्टर एक ही दिशा में है? नहीं है।
हाँ चलिए भाई, ये आपका बराबर वेक्टर नहीं है, समान सदिश नहीं है, इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर एक ही दिशा में होता है, और जो एक ही दिशा में होगा वो समांतर भी होगा। ध्यान रखना, देखो समांतर तो फिलहाल ये नहीं है, लेकिन लंबाई समान है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब बताओ ये इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? ये इक्वल वेक्टर नहीं, ये इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? चलो आपका जवाब दो। एक्शन ऑफ एस, रोही एंटरटेनमेंट एस इक्वल वेक्टर है या नहीं? लाल बहादुर शास्त्री नहीं है सर, क्योंकि एक ही सब पिछला का जवाब था, इसका जवाब दीजिए। ये इक्वल वेक्टर है या नहीं? इक्वल वेक्टर है, हाँ है, इक्वल वेक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। इक्वल वेक्टर जो है वो एक ही दिशा में होते हैं और समान लंबाई के होते हैं। अब मैं तुमको एक बात बताता हूं, अगर ये दोनों इक्वल वेक्टर है तो इसके बदले इसको लिख सकते हैं और इसके बदले इसको लिख सकते हैं। इक्वल का मतलब तो ही होता है, अर्थात एक वेक्टर को उठाकर कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है पहले वेक्टर के समांतर, एक वेक्टर को उठा कहीं और रखा जा सकता है पहले वेक्टर के समांतर रखा जा सकता है, क्योंकि बराबर है तो बात तो बराबर ही होगी। एक और मैं देता हूं आपको बनाने के लिए 2 यूनिट का। चलो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, आप जवाब दो इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? जवाब दो इक्वल वेक्टर है कि नहीं है? और है तो क्यों है ये बताओ। इक्वल वेक्टर है, क्यों है इक्वल वेक्टर? इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है, वैसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहा जाता है। जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, वैसे वेक्टर कहे जाते हैं इक्वल वेक्टर। हाँ चलो एक और जवाब दोगे, ये 1 2 3 यूनिट का। मान लो ये ए है और ये बी है, चलो ए और बी इक्वल वेक्टर है या नहीं है? जवाब दोगे ए और बी इक्वल वेक्टर है या नहीं है? ए और बी इक्वल वेक्टर है कि नहीं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। हाँ क्योंकि दोनों दिशा समान है, हाँ दिशा भी समान होना चाहिए नीतीश, और क्या बोलते हैं डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और फिर लंबाई भी सेम होनी चाहिए। नहीं है, क्यों नहीं है दोनों ये इक्वल वेक्टर? ये जवाब दीजिए। सब लोग तो नहीं तो बोल रहे हो। इक्वल नहीं होने के कारण क्या है? इक्वल होने के लिए दो चीजें बराबर चाहिए, दिशा भी एक होनी चाहिए, तो दिशा तो इसका एक ही तरफ जा रहा है, दोनों एक्स की दिशा में है, लेकिन लंबाई अलग अलग है। हाँ लंबाई अलग अलग है, सो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर के लिए दिशा भी सेम होनी चाहिए, लंबाई भी सेम होनी चाहिए। ये इक्वल वेक्टर नहीं है, नॉट इक्वल, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। कल थोड़ी चर्चा इस पे पहले भी हुई होगी, आप कल वाला क्लास करोगे तो बाकी बातें भी जो इसके वो सामने आ जाएंगे। चलो यहां से आगे चलो। आगे कोलिनियर वेक्टर। वाह, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो ये कहलाता है कोलिनियर। तो यहाँ पे इसका जो मैं डिफिनेशन बना रहा हूं, पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन, एक ही रेखा के समांतर जो भी वेक्टर्स होंगे, एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा के समांतर जो भी वेक्टर्स होंगे उनको हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। एक ही रेखा के समांतर जो भी वेक्टर होंगे उनको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स, जो एक ही रेखा के समांतर होंगे। तुम बोलोगे सर समांतर बोल रहे हो, यहाँ बोल रहे हो एक ही लाइन में होंगे, फिर बोल रहे हो एक ही रेखा के एक ही लाइन के समांतर होंगे। मैं बताता हूं, जैसे देखो ये वेक्टर ए है और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट वेक्टर बी है, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब ये एक ही लाइन में है तब तो हमारा कोलिनियर है ही, ये हमारा एक ही लाइन में है तो कोलिनियर तो हमारा होगा ही, कोलिनियर होना है। लेकिन मैं एक और बात बताता हूं, देखो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, ये दोनों आपको कोलिनियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये एक ही रेखा के समांतर हो सकता है। अगर मैं कोई रेखा खींच दूं, यहां से कोई लाइन खींच दूं, तो दोनों उस लाइन के समांतर हो सकता है, और दोनों जो भी उस लाइन के समांतर, जो भी सेम लाइन के समांतर होगा वो कोलिनियर होगा। क्यों?
क्योंकि अभी अभी मैं सिखाया था कि मैं इस वेक्टर को उठा के जहां चाहूं वहां रख सकता हूं, लेकिन इसके पैरेलल ही रखना है, बदलना नहीं है। तो अगर मैं इसको उठाकर, मैं इस वेक्टर को उठाकर अगर मैं यहां ले आऊं, तो देखो कहां कोई अंतर है, देखो जैसा है ऐसा ये भी है, दोनों तो सेम ही ना है, ये दोनों सेम ही ना है। तो बताओ ये कोलिनियर हो गया कि नहीं हो गया, जरा जवाब देना, एक लाइन में आ गया कि नहीं आ गया। और उठा सकता हूं इक्वल वेक्टर के डिफिनेशन से, क्योंकि जो पहले था वही अब भी है, दिशा भी समान है पहले वाले वेक्टर की, और जो लंबाई थी वो भी समान थी। क्यों? क्योंकि उसी वेक्टर को तो उठा के रख दिया, बिना दिशा बदले हमने रख दिया है। अब बताओ ये कोलिनियर हुआ कि नहीं। ये कोलिनियर वो वेक्टर होते हैं ना जो एक ही लाइन के समांतर होते हैं, वो वेक्टर कोलिनियर कहे जाते हैं। तो अभी तुम बोलोगे सर ये कोलिनियर है, कोलिनियर है नहीं, ये तो हो जाएगा, ऐसे तो कोलिनियर ये है ही, क्योंकि परिभाषा को तो फॉलो कर रहा है, डिफिनेशन को तो फॉलो कर ही रहा है। एक ही रेखा के समांतर, तो एक ही रेखा, कोई भी रेखा खींचो उसके समांतर है तो कोलिनियर है। लेकिन कोलिनियर क्यों हुआ, तो मैंने आपको बताया कारण कि आप इसको उठाकर रख सकते हो कहीं भी, बस समांतर है, कोई फर्क नहीं पड़े। देखो दोनों तो इक्वल वेक्टर है, इसके बदले इसको यूज कर सकते हैं, इसके बदले इसको यूज कर सकते हैं, तो इसके बदले मैंने इसको यूज किया। अब बताओ कोलिनियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये ही डिफिनेशन है कोलिनियर की, या तो हमारा एक ही लाइन में हो या एक ही लाइन के पैरेलल हो, दोनों में से अगर कोई भी घटना होती है तो हमारा वेक्टर कोलिनियर कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वो वेक्टर जो एक ही रेखा के समांतर होंगे उनको हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर, जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स कहे जाते हैं। तो चलो एग्जाम्पल लिख लो। दिशा जो है समान भी हो सकती है और दिशा विपरीत भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, बट वो एक ही लाइन के समांतर होने चाहिए। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, आप ये बात बताओ कि मैं यहां लिखता हूं वेक्टर ए और यहां लिखता हूं वेक्टर बी, और क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है। जवाब आपके कमेंट बॉक्स में चाहिए, कोलिनियर है या नहीं। जितना कंफ्यूजन है दुनिया का सारा कंफ्यूजन मेरे पास दूर हो जाएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारा टेंशन दूर हो जाना है। चलो आओ फटाफट से जवाब दो। नहीं है, डायरेक्शन अलग है, अपोजिट। अच्छा है, कोलिनियर है, क्योंकि डिफिनीशन देखो कहां लिखा हुआ डिफिनीशन में कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। लिखा हुआ एक ही लाइन के पैरेलल होना चाहिए, एक ही रेखा के पैरेलल होना चाहिए। तो ये दोनों एक रेखा के पैरेलल होगा कि नहीं। बीच से आप लाइन खींच के देखो, दोनों उसके पैरेलल होगा, और जो भी एक ही लाइन के पैरेलल होगा, एक ही रेखा के समांतर होगा, वो वेक्टर कोलिनियर कहा जाएगा। अतः ये जो वेक्टर आप देख रहे हो ये वेक्टर कोलिनियर है। क्लियर है? यहां से आगे चलो। कितना कितना दिमाग खराब करे यार। लाइक वेक्टर्स, तो समदिश सदिश, जिनकी दिशा समान हो वो लाइक वेक्टर्स कहे जाएंगे। चलो जैसे ए और बी, ये तो जैसा नाम वैसा काम यार, नाम के जैसा है, समदिश समान दिशा वाले। तो ये हमारा लाइक वेक्टर है, ये हमारा लाइक वेक्टर है। और ये लाइक वेक्टर के उदाहरण हो गए समदिश सदिश, दिशा समान वाला। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, ये ए है ये बी है, क्या ये लाइक वेक्टर है? आपके कमेंट आने चाहिए लाइक वेक्टर के लिए, आपके कमेंट आना चाहिए लाइक वेक्टर है या नहीं। यस या नो में आपके कमेंट्स आने चाहिए कि जो आप देख रहे हो समान दिशा वाले सदिश हैं ये है या नहीं है, ये लाइक वेक्टर है या नहीं, आप इसके बारे में बताओ। लाइक वेक्टर नहीं है, ये लाइक वेक्टर नहीं है। नो, लाइक वेक्टर नहीं है। वेरी गुड, ये लाइक वेक्टर नहीं है क्योंकि इनकी दिशा समान नहीं है। लाइक वेक्टर को हिंदी में समदिश सदिश भी कहा जाता है। इनकी दिशा समान नहीं होने की वजह से ये लाइक वेक्टर नहीं है। क्लियर है? यहां से आगे चलो। आगे जो पढ़ने के लिए दिया है असमदिश सदिश, मतलब जिसका दिशा समान नहीं है। इसका जो डायरेक्शन होता है, जो इसका दिशा होता है, जो डायरेक्शन इसका होता है अपोजिट। डायरेक्शन जो होता है इसका अपोजिट, विपरीत, विपरीत होता है। जैसे देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर दोनों की दिशा विपरीत है तो उसको असमदिश सदिश कहा जाता है, या इसको और अच्छे से आप विपरीत दिशा सदिश भी कह सकते हो। इनकी दिशा विपरीत होती है
तो विपरीत दिशा सदिश भी कहा जा सकता है। तो चलो जरा सा देख लो इसको, ये विपरीत दिशा वाले सदिश हैं, इनको हम लोग अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। अनलाइक वेक्टर ये विपरीत दिशा वाले सदिश होते हैं, और लाइक वेक्टर समान दिशा वाले सदिश होते हैं, उनको समदिश सदिश भी कहा जाता है। चलो आगे चलो। ऐसा कोप्लेनर वेक्टर्स समतलीय सदिश, तीन या अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, तीन या अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, जो एक ही समतल में हो, जो एक ही समतल में हो, एक ही प्लेन में हो, या एक ही प्लेन के समांतर हो, या एक ही प्लेन के समांतर हो, एक ही प्लेन के समांतर हो, एक ही प्लेन के समांतर हो, उनको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स, जो एक ही प्लेन में हो। जैसे देखो मैंने यहाँ पे, ये मेरा फोन है, यही फोन है हमारा, इसमें मैं तीन वेक्टर अगर बना देता हूं तो तीनों तो एक ही प्लेन में आ जाएगा ना, तो वो कोप्लेनर कहलाएगा। तो एक ही प्लेन में हो या एक ही प्लेन के समांतर हो तब भी कोप्लेनर कहा जाएगा। देखो मैं बताता हूं, जैसे इस प्लेन में मैंने तीन वेक्टर बना दिए, तो ये तो एक ही प्लेन में तो कोप्लेनर हो गया। अगर इसी प्लेन के समांतर कोई वेक्टर होता तो उसको उठाकर तो शिफ्ट कर देते, वो भी तो इस प्लेन में गिर जाता, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। तो तीन या तीन से अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो या एक ही प्लेन के समांतर हो, उनको कोप्लेनर कहा जाता है। जैसे मान लो ये वेक्टर मैं बोल रहा हूं कि इस प्लेन के समांतर है, लेकिन इस प्लेन में नहीं है, तो इसको तो मैं उठाकर यहां तो शिफ्ट कर ही ना सकता हूं। अभी तो इक्वल वेक्टर का परिभाषा बताए थे, ये दोनों तो इक्वल है ना, इसको मैं उठा के यहां डाल सकता हूं, मतलब ये कोप्लेनर हो जाएगा। ऐसे जहां भी आपका को लगा हुआ है, को का मतलब हो जाता है सेम, कोलिनियर सेम लाइन, कोप्लेनर सेम प्लेन, कोइनिशियल सेम इनिशियल पॉइंट। तो ये वेक्टर का डिफिनीशन था जिसे हमने बताया है। अब हमें चलना होगा एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में, छोटा सा एक्सरसाइज है और काफी अच्छे से आप लोग उसको बना सकते हो। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आज कर लेते हैं और कल सेकेंड एक्सरसाइज में आपको करके दिखाऊंगा। आप बने रहना, लगातार जुड़े रहना, सब कुछ बता देना है आपको। चलो आ जाओ भाई, आ गया। हाँ आ जाओ। कह रहा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे उठाया हमने। कह रहा उत्तर से पूर्व में नॉर्थ और ये हमारा ईस्ट 30 डिग्री 40 किलोमीटर का विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से दिखाना है। किससे दिखाना है? ग्राफ से। ये छोटा सा एक्सरसाइज है, तुरंत बन जाएगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये हो गया वाई डैश। ग्राफ से दिखाना विस्थापन। यार ये तो नाम ही मत रखो ना, क्योंकि मुझे तो नॉर्थ ईस्ट दिखाना है ना, साउथ वेस्ट ये सब दिखाना है, तो नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये हो जाता है उत्तर, ये हो जाता है दक्षिण, ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट। चलो आ जाओ। तो कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री घुमाओ, 30 डिग्री घुमाओ, उत्तर से घुमाओ 30 डिग्री, 40 किलोमीटर का विस्थापन। अच्छा 40 किलोमीटर का विस्थापन, 40 किलोमीटर कैसे दिखाओगे यार? 10-10 का 4 पार्ट बना लो। हाँ तो 40 किलोमीटर का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, उत्तर से 30 डिग्री 40 किलोमीटर का विस्थापन पूर्व में चला। अगर पश्चिम में कहा होता तो इधर आ जाता। उत्तर से 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर का विस्थापन, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट मैंने दिखाया है। अगर 50 किलोमीटर का कहा होता तो थोड़ा सा और क्या करते, बड़ा बना देते। अगर पश्चिम में कहा होता तो थोड़ा इधर आके बनाते, इधर आके बनाए होते। तो ये हमारा पहला ग्राफ बन गया। आलेखीय निरूपण कीजिए, ग्राफ जैसा इसको दिखाइए। ग्राफ जैसा हमने इसको क्या किया है? दिखा दिया है, ग्राफ के समान दिखा दिया है। चलिए आइए। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। स्केलर वेक्टर के रूप में इसको बताना है। स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है, ये बताना है। 10 किलोग्राम, तो 10 किलोग्राम बताओ, इसमें कोई दिशा पता चलता है? इसमें कोई दिशा का पता ही नहीं चलता है, ये हमारा स्केलर हो जाएगा। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, दिशा लिखा हुआ भाई, वेक्टर हो जाएगा। 40 डिग्री, 40 डिग्री से दिशा पता चलता है? नहीं चलता। कौन दिशा में 40 डिग्री है भाई? तो ये हमारा स्केलर हो गया
चलो आ जाओ, 40 वाट, वाट शक्ति वाले को लगता बोलते हैं, तो इसमें भी कोई दिशा पता नहीं चलता, ये भी हमारा स्केलर हो गया। चलो 10 का पावर -19 कूलम्ब, ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, इसमें भी कोई दिशा पता नहीं चलता है, ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा स्केलर हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, स्केलर हो गया। क्लियर है? अरे यार कहां चला गया, गायब हो गया ये, अंडू करो। हाँ, तो ये भी हमारा स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपको पता है ये त्वरण का मात्रक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के बारे में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, ये हमारा वेक्टर होता है। तो जो हमारा वेक्टर है उसको हम वेक्टर से दर्शाए हैं, जो हमारा वेक्टर नहीं है उसको हमने स्केलर कहा। जिसमें दिशा पता चलेगा वेक्टर है, जिसमें दिशा पता नहीं चलेगा वो क्या है, स्केलर है। चलो यहां से आगे चलो। ये क्या आ गया यार बीच में, वो गायब हो गया लगता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा आगे चल। निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। हमें जो दिया गया है इसको अदिश और सदिश के रूप में दिखाना है। तो टाइम पीरियड, समय कालांश, टाइम तो स्केलर होता है, टाइम में तो कुछ रखा नहीं है। दूरी भी स्केलर होता है। बल जब भी लगाते हो ना, किसी से दिशा में लगाते हो, जैसे मैं बल लगा रहा हूं, देखो बल लगा रहा हूं लिखने के लिए, एक दिशा है हमारे, इस दिशा में लगा रहा हूं, पीछे की ओर थोड़ी लगा रहा हूं, देखो तो पीछे की ओर कहां लगा रहा हूं, मैं सामने की ओर बल लगा रहा हूं, तो बल हमेशा दिशा में लगता है। सो बल यानी फोर्स वेक्टर है। उसके बाद वेग आपको पता होना चाहिए वेग के बारे में, कि वेग हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है या स्केलर, ये फिजिक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो वेग हमारा वेक्टर हो जाएगा, और ये कार्य हमें हमेशा हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। कार्य हमेशा जो होता है स्केलर। वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वेक्टर है, और ये हमारा जो कार्य स्केलर होता है। वर्क ये कार्य जो है स्केलर होता है, क्योंकि कार्य की कोई दिशा पता चलती नहीं है। तो ये काफी आसान था भाई। आ जाइए, ये आकृति, इसमें वेक्टर को पहचानिए आप। सह आदिम किसको बोलते हैं, को इनिशियल। आपसे ही जवाब चाहिए इसमें को इनिशियल कौन कौन सा वेक्टर है, और उसके बाद इक्वल, उसके बाद कहता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। ये वेक्टर के बारे में हमसे बात कर रहा है, ठीक है, बात करेंगे आपसे इस वेक्टर के बारे में। पहले बताओ कौन कौन को इनिशियल है, इसका जवाब दो। कौन कौन ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है, आप जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। कौन कौन का इनिशियल पॉइंट जो है सेम है, जवाब दो जल्दी जल्दी। वैसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। अगर इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा तो 100 में 100 से 1 नंबर कम नहीं आने देंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम नहीं आएगा। हाँ, इसमें कौन कौन को इनिशियल है, जवाब दो। इसमें केवल 2 ही को इनिशियल है, ए और डी का देखो स्टार्टिंग पॉइंट एक ही था। बाकी सी का यहां से स्टार्ट, डी का यहां, तो ये तो होगा नहीं। ए का यहां से स्टार्ट, बी का यहां से स्टार्ट, तो ये भी नहीं होगा। तीर अंत की ओर बता रहा है, तीर अंत बता रहा है। इसमें ए और डी जो है को इनिशियल है, को इनिशियल हमारा ए और डी हो जाएगा। दूसरा इक्वल कौन कौन है, बी का जवाब दीजिए। इक्वल कौन कौन है, इक्वल कौन कौन है, हाँ इक्वल कौन कौन है, जवाब दीजिए। इक्वल कौन कौन है, जवाब दीजिए। कौन कौन सा वेक्टर इक्वल है। रिस्पेक्टेड सर ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं, बिल्कुल करवा देंगे आपका। कौन कौन इक्वल है, बी और डी इक्वल है, सही बात है, क्योंकि बी और डी की जो दिशा है समान है, और लंबाई भी समान है, परिमाण भी समान है, तो बी और डी हमारे इक्वल हो जाएंगे। बी और डी जो है वो हमारे इक्वल हो गए, बी और डी हमारा इक्वल वेक्टर आ गया। अगला बोल रहा है कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं है। कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं जो कोलिनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं है। तो इससे वेक्टर के बारे में बात करता हूं जो कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। तो इससे वेक्टर होने चाहिए जो जिसका जो पैरेलल तो हो लेकिन बराबर नहीं हो। तो इसमें जो आपका जवाब आएगा ए और सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हो गया। हमें कौन चाहिए, हमें वो चाहिए जो इक्वल नहीं है, हमें वो चाहिए जो इक्वल नहीं है। तो नॉट इक्वल वाला चाहिए, तो ये दोनों तो उठा नहीं सकते। कोलिनियर चाहिए तो एक ही लाइन के समांतर होना चाहिए, तो ये चल सकता है आपका। इसकी दिशा अलग अलग है, ये एक ही लाइन के समांतर है, कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है।
ए और सी, ए और सी जो वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर हैं लेकिन इक्वल नहीं है। एक सवाल हमें और भी करना है, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। काफी तगड़े तरीके से आपके साथ काम किया है हमने इसमें, कहीं दिक्कत आपको थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। आप मेरा बस इतना हेल्प कर देना कि क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर कर देना ताकि सबको फायदा मिल सके, और अपने दोस्तों को बता भी देना कि इससे बेहतर क्लास नहीं हो सकता। कोशिश ये करता हूं कि मैं ऐसे क्लासेज आपके लिए बनाऊं जैसा क्लास यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं हो। तो ये सेकंड हो गया। इतना काम जरूर कर देना, अपने दोस्तों को बता भी देना कि क्या बोलते हैं जो हम लोग ये क्लास कर रहे हैं ऐसा क्लास पॉसिबल नहीं है। कोशिश यही करता हूं कि हाईली एनर्जेटिक भी रखा जाए, स्पीड भी मेंटेन रखी जाए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी सीख ले, साथ साथ एनसीईआरटी भी हो जाए और हमारा क्वेश्चन बैंक भी हो जाए। दोनों काम हम लोग कर देंगे। चलो यहाँ से काम करते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य या सत्य में लिखिए। वेक्टर है और माइनस है, यार माइनस से उल्टा वाला होता है, तो अगर वेक्टर है ये हमारा है तो इसका उल्टा वाला आपका माइनस से आएगा। पूछ रहा है दोनों कोलिनियर है कि नहीं, सत्य है या असत्य है आप बताइए। माइनस से उल्टा वाला होता है, आप बताओ वेक्टर है और माइनस से कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। आप जवाब दोगे वेक्टर है और माइनस से कोलिनियर है, वेक्टर ए और माइनस से कोलिनियर है या नहीं। ऑप्शन बी में एसी और बी डी नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री पिछला क्वेश्चन था, आप जरा सा उसको री करके देखना, क्लास को अच्छे से देखना डेफिनेशन के अनुसार। हाँ चलो जल्दी करो यार, टाइम बिल्कुल नहीं रहता है। चलिए कल क्लास खुला हुआ, बिल्कुल क्लास खुला हुआ है। ये क्या बताएं, बताओ। ये हमारा कोलिनियर तो है ही, क्योंकि एक ही रेखा के समांतर जैसे हुआ कोलिनियर तो होगा ही। ये हमारा ट्रू है। आपको ये बोलना सत्य सत्य, ट्रू बोलना है फॉल्स बोलना है। दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, कोई जरूरी है? ये दोनों देखो सदिश संरेख है, एक ही रेखा के समांतर है, तो क्या इसका लंबाई बराबर है? नहीं, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। ट्रू कब? जब हमेशा सही रहेगा तब, जब कोई जरूरी नहीं रहे तो फॉल्स हो जाएगा। चलो आ जाओ। समान परिमाण वाले दो सदिश कोलिनियर होते हैं। समान परिमाण वाले दो सदिश, समान परिमाण वाले दो सदिश कोलिनियर होते हैं, सही है यहाँ पे। और वही बात मैं यहाँ दिखाता हूँ, समान परिमाण वाले दो सदिश क्या कोलिनियर है? नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। देखो ट्रू होने के लिए क्या चाहिए ना, हमेशा सही होना चाहिए, लेकिन फॉल्स होने के लिए एक भी गलती निकल गया तो गलत हो गया। जैसे कोई आदमी है 100 दिन सही जिंदगी जीता है, लेकिन एक दिन अगर वो चोरी कर लेता है तो उसपे चोर का लेवल लग जाता है। उसी प्रकार ट्रू फॉल्स वाले का होता है, अगर हमेशा सही है तो सही है, लेकिन एक भी अगर गलती आपने ढूंढ लिया तो गलत हो जाएगा। तुमसे बोला कि दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है, दो कोलिनियर वेक्टर का जो लंबाई है हमेशा समान होता है। हो भी सकता था, बहुत सा दिखा सकते थे, लेकिन एक भी मैंने ढूंढ दिया कि नहीं तो समान नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। उसी प्रकार कहता दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं। इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर, समान लंबाई वाले दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं। तो देखो समान लंबाई वाले दो वेक्टर है ना, कहाँ कोलिनियर है? ये एक लाइन में कहाँ है? तो ये हमारा फॉल्स हो गया। यहाँ पे बोलता है समान परिमाण वाले दो वेक्टर, आपको सवाल नहीं दिख रहा होगा, समान परिमाण वाले दो संरेख वेक्टर, दो कोलिनियर वेक्टर इक्वल होते हैं। यहाँ पे ऐसा कर, आपको दिख नहीं रहा होगा, सो सॉरी इसके लिए। समान परिमाण वाले दो संरेख वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर है जो कोलिनियर है और उनका परिमाण भी समान है। देखो कोलिनियर है, उनका परिमाण भी समान है, लंबाई भी समान है, कहता है इक्वल होते हैं। कोई जरूरी है इक्वल? नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो ट्रू होने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रू होने के लिए हमेशा सही होना चाहिए, और फॉल्स होने के लिए अगर एक भी गलत हुआ तो हमारा फॉल्स कहलाएगा। अगर एक भी गलत हुआ तो उसको हम लोग फॉल्स बोलेंगे। चलो तो कब ऑफ करिए क्लास? मंटू बोल रहे हैं क्लास ऑफ हो जाएगा, टेंशन आप मत लो, जो पढ़ने का वो तो पढ़ लो। हाँ मिस्टर रितेश सर छुट्टी दे देना चाहिए, थक गए हो? सूरज इट्स पागल है सर जी। क्या पागल है? कहाँ कोई पागल है? चलिए कितने बजे तक से क्लास चलता है?
7:30 से 8 बजे के बीच में क्लास शुरू हो जाती है। कोशिश मैं करता हूँ 7:30 में क्लास लगाने का, बट उसके पहले क्लास चलते रहती है स्टूडियो में। इस वजह से क्लासेस कभी-कभी लेट हो जाती है और कोई बात नहीं है। सो 8 बजे तो पक्की क्लास लग ही जानी है। 12th बोर्ड में ट्रू फॉल्स आता है। 12th बोर्ड में ट्रू फॉल्स नहीं आता है, लेकिन हाँ, इससे ऑब्जेक्टिव बनाकर आपको दिया जा सकता है। मान लो ये चारों ऑप्शन में होते और कौन सही है, तब तो आपको जवाब देना पड़ता है कौन सही है। ट्रू के लिए क्या होना चाहिए? हमेशा सही। फॉल्स के लिए एक भी गलत उदाहरण अगर आपने दे दिया तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया है। आज की क्लासेज हम लोग यहीं तक रखते हैं। बच्चों को भूख लग रही है, कुछ बच्चे जल्दी जाने की जिद कर रहे हैं, तो आज की क्लासेज हम लोग यहीं तक रखते हैं। क्लासेज आपने कर ली है, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार और इसको रिपीट कर लेना, दोहरा लेना और नोट्स बना लेना। एक पन्ने में इसका नोट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और दोहरा के जब क्लास कर लोगे तो आपको फिर कभी भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिससे सवाल आए हैं उन सवालों को भी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज समाप्त कर दिया। क्वेश्चन बैंक से 5 टाइप के प्रश्न आज से कल तक आपको बता दिए ऑब्जेक्टिव के। वेक्टर का डेफिनेशन बता दिया, वेक्टर का टाइप बता दिया, लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स हमने बता दिए हैं। अब सेकंड एक्सरसाइज खत्म करने के बाद हम लोग चलेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एक सप्ताह करीब करीब आपका क्लास चलेगा वेक्टर का, और वेक्टर अच्छे से एंड हो जाएगा। तो आज विदा लेता हूं, बस आज यहीं तक। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, थैंक यू ऑल।